हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आपका अपना प्यारा चैनल शिक्षा एकेडमी बाई राहुल सर। जैसा कि मैं अभी तक आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाते आ रहा हूँ, आज से मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स है अर्थात भौतिक विज्ञान या कह सकते हैं भौतिकी का पहला लेसन मैं आप लोगों को पहला यूनिट या पहली इकाई लेकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज से मैं ये भी थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पढ़ाता भी रहूँगा। और ध्यान रखिए कि मैं 1 फरवरी से इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान देना कि मैं 1 फरवरी से आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। तो आज से मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। साथ साथ में केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स भी रहेगी और साथ साथ में आपकी इंग्लिश भी आगे चल के मैं पढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि क्लास 12 का यानी यूनिट नंबर फर्स्ट है। और आप लोग जानते हो कि मैं फिजिक्स का पहला यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। और वीडियो नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, ये जो हमारे प्राकृतिक में जितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इनका अगर हम लोग बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं, ये प्रकृति में होने वाली जितनी सारी घटनाएं होती हैं बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। आप लोग जानते हो कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये होता है, देखो, स्थिर का मतलब होता है नियत या स्थिर है, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश का अध्ययन। क्या लिखोगे? अध्ययन। यानी स्थिर वैद्युतिकी, देखो नाम में सब कुछ होता है। अगर कोई भी लेसन का नाम है तो उसमें कुछ ना कुछ नाम तो मतलब उसका मतलब तो कुछ होना चाहिए। मतलब आप लोग क्या करोगे कि स्थिर, अगर आप लोगों से कोई डिफिनेशन पूछ ले कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब देना कि यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उस शाखा को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। क्लियर? और स्थिर वैद्युतिकी का मतलब जब तक हम स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ते रहेंगे तब तक, अर्थात हमारा आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, एक हमेशा स्थिर रहेगा। और इस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। कितने चैप्टर का? 2 चैप्टर का। एक क्या है? पहला चैप्टर आवेश। क्या? आवेश व वैद्युत क्षेत्र, यानी आवेश व वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। और जो इसका दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर का अध्ययन हम उसमें क्या करेंगे? विभव होगा। क्या होगा? विभव होगा, विभवांतर होगा, और क्या रहेगा? संधारित्र। क्या होगा? संधारित्र रहेगा। अर्थात यानी इस यूनिट फर्स्ट के स्थिर वैद्युतिकी के अकॉर्डिंग आपके 2 अध्याय मिलेंगे। पहला कौन सा अध्याय? आवेश व वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा अध्याय जो मिलेगा विभव, विभवांतर व संधारित्र के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम क्या करते रहेंगे? आवेश को, वैद्युत क्षेत्र या विभव, विभवांतर, संधारित्र के बारे में जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक आवेश आपका क्या, हमारा आवेश क्या रहेगा? हमेशा स्थिर रहेगा। तब तक स्थिर रहेगा। आप लोग जब तक इस लेसन को पढ़ते रहोगे तब तक आपका आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर का अध्ययन करना है। आवेश व वैद्युत क्षेत्र है, और दूसरा चैप्टर विभव, विभवांतर व संधारित्र के बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है।
तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, क्या डालते हैं? हेडिंग डालते हैं आवेश। देखिए पहला हेडिंग क्या डालेंगे आप सब? आवेश। सबसे पहले आपको समझना है, अभी तक आप लोग पढ़ते चले आए थे कि आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये आपकी कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन इसकी क्या होती है, तो पहले एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले द्रव्यमान क्या होता है। क्या होता है? द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे ऊपर अगर द्रव्यमान है, हमारे ऊपर द्रव्यमान है या हम में द्रव्यमान है, तो आप लोग जानते हो एक बल का हम अनुभव करते हैं, एक चीज का अनुभव करते हैं, वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताइए आप गुरुत्वाकर्षण का अनुभव क्यों करते हो, तो आप लोग कहना कि हमारे ऊपर क्योंकि द्रव्यमान है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण का बल का अनुभव करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पृथ्वी हमारे ऊपर द्रव्यमान लगाती है, क्यों लगाती है, यानी क्योंकि पृथ्वी हमारे ऊपर पृथ्वी जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर लगाती है, क्यों लगाती है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि क्योंकि पृथ्वी के ऊपर भी क्या है? द्रव्यमान है। अर्थात कि जो द्रव्यमान होता है एक किसी वस्तु का एक ऐसा भौतिक गुण होता है जो क्या करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करता भी है और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव भी करता है। ऐसे जो आवेश होता है क्या होता है? जो आवेश होता है क्या होता है? जो आवेश होता है यह क्या होता है? किसी वस्तु का क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है। क्या लिखोगे? एक ऐसा गुणधर्म है। क्या लिखोगे? एक ऐसा गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र यानी का वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, यानी उत्पन्न करता है और उनके प्रभावों का स्वयं अनुभव भी करता है, उनके प्रभावों का स्वयं अनुभव भी करता है। समझ में आई बात आप लोगों को? अगर कोई आप लोगों से डिफिनेशन पूछे आवेश की या परिभाषा पूछता है, तो आप लोग जवाब देना कि आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और उनके प्रभावों का स्वयं अनुभव भी करता है। जैसे क्या होता है कि द्रव्यमान किसी वस्तु का एक ऐसा भौतिक गुणधर्म होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न भी करता है और स्वयं उसका अनुभव भी करता है। उसी प्रकार जो आवेश होता है वह किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है और उनके प्रभावों का स्वयं अनुभव भी करता है। क्लियर? अगली हेडिंग आप लोग जानते हो कि जो आवेश होता है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा आप लोग, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इतनी बात आप लोग समझ में आई होगी। चलिए अगला हेडिंग हम बताते हैं आप लोगों को। डालिए अगला हेडिंग जिसका नाम है आवेश की संकल्पना। क्या लिखेंगे? आवेश की संकल्पना। आवेश की जो संकल्पना यानी लिखेंगे कि आवेश की संकल्पना। आप लोगों से क्वेश्चन होता है, आवेश की जो संकल्पना होती है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इतना तो सभी लोग जानते हो, लेकिन आप लोगों से अगर कोई पूछ ले क्यों इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है,
इलेक्ट्रॉन ही किसी परमाणु से या किसी वस्तु से निकलता है और किसी वस्तु में प्रवेश करता है। तो ये क्यों क्यों प्रोटॉन, जबकि दोनों पर आवेश समान होता है, जितना उसका होता है उतना आवेश उसका होता है। दोनों का यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है समान होता है, लेकिन आवेश की संकल्पना केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है? तो इस बात को मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूं। क्यों? अब देखिए इसमें क्या होता है कि लिखेंगे। अब देखिए जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो संकल्पना होती है, किसकी? जो आवेश की संकल्पना होती है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर, किस पर? आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। जैसे आप लोगों से कोई पूछ ले इसका कारण बताइए, तो आप लोग कारण देना। कारण नंबर 1, क्या कारण देना? इसका कारण है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, किसका? जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1837 गुना भारी होता है, किसके? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। क्योंकि यानी कारण इसका है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1837 गुना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। इसी वजह से यह नाभिक से बाहर निकल नहीं पाता, केवल कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसका जो दूसरा कारण है, इसका जो दूसरा कारण है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के मध्य क्या होता है? दुनिया का सबसे खतरनाक बल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा बल होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। इसी वजह से प्रोटॉन एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, केवल कौन बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोटॉन के मध्य यानी क्या होता है? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्या मेरी बात आई समझ में बच्चों? आई होगी, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आप लोग दूसरा हेडिंग डालिए, तीसरा हेडिंग डालिए, आवेश के प्रकार। क्या? आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालिए, पहला जो प्रकार होता है इसका धनावेश। क्या होता है? धनावेश। क्या होता है? धनावेश। तो आप लोग धन आवेश, अब इसमें धन आवेश क्या होता है? मान लीजिए एक वस्तु लेते हैं, वस्तु के नाम पर हम सोडियम लेते हैं। सोडियम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये उदासीन होता है तो 11 प्रोटॉन भी होते हैं। लेकिन सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को अपने निकाल देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो सोडियम के पास यानी एक धनायन यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बची और प्रोटॉन की संख्या कितनी रही? 11। यानी प्रोटॉन एक क्या है? अधिक है, इसलिए इस पर क्या है? धनावेश। यानी इस वस्तु पर यानी सोडियम पदार्थ पर क्या हुआ है? सोडियम पर एक क्या आ गया है? धनावेश आ गया है। अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसकी? इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, तो उस पर क्या हो जाता है? जिसके कारण उस पर धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। मान लीजिए इसका जो दूसरा प्रकार होता है ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश। अगर आप लोगों से कोई पूछे ऋणावेश किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 रहती है जब उदासीन होती है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 17 होगी। लेकिन यह क्या करता है? इसे एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? जरूरत होती है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्लोरीन करता है, और इस पर कितना आ जाता है? 1 माइनस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन 17 की बजाय कितना हो जाएगा? 18,
और प्रोटॉन क्या होगा 17 का 17 ही रह जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की इस पर वृद्धि हुई, इसलिए यहाँ माइनस लगाया। क्लियर बच्चों, आप लोग समझ में आया कि हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी आप लोग लिख सकते हो कि यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो जिसके कारण उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे धनावेश किसे कहते हैं तो आप लोग कहिएगा कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या आती है, कमी आती है, या वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो ये क्या हुआ, धनावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश किसे कहते हैं, ये बातें मेरी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोग अगली हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग का नाम है, अगली हेडिंग है कि आप लोग नोट डालिएगा, नोट हेडिंग डालिए, नोट। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आप लोगों से कोई आपका एक तल है और तल से एक छड़ को लटकाया गया है, क्या, और एक छड़ कैसा है, धनावेश है, क्या है, और इस छड़ के पास एक छड़ और लेकर जाते हैं और वो भी छड़ कैसा होता है, धनावेश हो जाता है। जब इस छड़ को हम लेकर के इस छड़ के पास लेकर जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये छड़ होगा यूं इस तरह घूम जाएगा। क्लियर। अब एक और हम इसी प्रकार लेकर आते हैं, एक छड़ इस तरह से हम और लटकाते हैं एक छड़ को, और इस यह छड़ धनावेशित है, यह छड़ को हम क्या कर दें, ऋणावेशित कर दें, और यह वाला जो छड़ है ये धनावेशित ही रहने दें। तो इसमें क्या होगा कि ये छड़ क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर भागेंगे, यानी आकर्षित करेंगे, यानी तब छड़ इस तरह घूम जाएगी, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो समान आवेश होते हैं, क्या होते हैं, जो समान आवेश होते हैं, समान आवेश को क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भैया, प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं, क्या होते हैं, जो विजातीय आवेश होते हैं, जो विजातीय आवेश होते हैं इसे कहोगे विजातीय आवेश। विजातीय आवेश एक जो दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। क्लियर, इतनी बात आप लोग समझ में आई होगी। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है और उनके प्रभावों का स्वयं अनुभव भी करता है। आवेश की संकल्पना क्या होती है, आवेश की संकल्पना जो होती है वह केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अगर आप लोगों से पूछे क्यों, तो आप लोग कहना कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना भारी होता है, इसी वजह से केवल बेचारा इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाता है या किसी में प्रवेश करता है। और एक कारण और है कि प्रोटॉन के मध्य दुनिया का सबसे खतरनाक बल प्रबल नाभिकीय बल होता है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वही निकल पाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता आती है या वृद्धि होती है तो आप लोग कह सकते हो उस वस्तु पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। यानी यहाँ देखिए इसमें क्या है, जब समान आवेश वाले छड़ों को एक दूसरे के पास लेकर जाओगे तो इसमें क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। और क्या होता है, जब असमान आवेश वाले छड़ों को लेकर जाओगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, आकर्षण देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बात मेरी आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूँ
कि आवेश जो होते हैं वो चर होते हैं कि अचर होते हैं। इस बात को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, आप लोगों ने क्या सीखा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कौन से आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इतनी बातों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। चलिए आप लोग अगला नोट डालिए। एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके एग्जाम में, आ सकता है कि आवेश चर है कि अचर है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देना। देखिए, एक आइंस्टीन साहब थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कोई वस्तु है वह स्थिर है, तो अगर उसका वह स्थिर है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर, इस बात को समझिए। अगर हम किसी स्थिर वस्तु को क्या किया करें, v वेग से भगाएं, अगर v वेग से भगाते हैं तो इस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान में इसके परिवर्तन होता है। आइंस्टीन साहब के सूत्र के अनुसार आप लोग कह सकते हो, आइंस्टीन साहब ने एक कहा था, ये सूत्र फॉलो किया था, यानी यम नॉट अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जहाँ आपका जो v है ये वस्तु का वेग है, किसका, वस्तु का वेग है, और इसका मतलब होता है प्रकाश का वेग, किसका है, एक प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग आप लोग जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये होता है ना। तो आइंस्टीन साहब ने कहा कि अगर किसी स्थिर वस्तु को हम v वेग से भगाते हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। लेकिन जो आवेश होता है, क्या होता है, जो आवेश होता है, अगर इसे v वेग से भगाया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अर्थात क्या होता है कि आवेश क्या होता है, अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। अर्थात आवेश जो होता है एक किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी आवेश जो होता है एक वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर है यानी नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। बच्चों ये बात मेरी समझ में आई होगी। आइंस्टीन साहब ने एक बात कही थी, अगर किसी वस्तु को v वेग से भगाया जाए तो उसके द्रव्यमान में, स्थिर वस्तु को v वेग से भगाया जाए तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, लेकिन आवेश को अगर v वेग से भगाया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आवेश क्या होता है, अचर होता है। अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए मैं आप लोग अगली बात समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, चलिए आवेश का जो पहला पॉइंट लिखिएगा, एसआई मात्रक। क्या लोगे, एसआई मात्रक। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आप लोग जानते हो कि Q बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, यानी Q बराबर आप लोगों ने पढ़ा है कि IT। I क्या है, धारा है, T सेकेंड है, तो इसे क्या लिखोगे, I का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर गुणे इंटू सेकेंड, यानी गुणे या इंटू सेकेंड कहो। ये देखिए इसका जो एक मात्रक होता है, यानी इसे कूलाम भी कह सकते हो, यानी आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आगे देखिए, इसके बाद इसका जो सीजीएस क्या होता है, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, आप लोग, स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। किसी किसी बुक में लिखा रहता है स्थैत कूलाम। क्या लिखा रहता है, स्थैत कूलाम। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इससे भ्रमित मत होइएगा।
इसका क्या होता है, स्टेट कूलाम या स्थायी कूलाम कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप लोग इस बात से भ्रमित मत होइएगा। क्लियर। अगर आप लोगों से कोई पूछता है, क्या पूछता है कि अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताइए कि कूलाम व स्टेट कूलाम में संबंध पूछे, कूलाम व स्टेट कूलाम में आप लोगों से क्या पूछे, कोई संबंध पूछता है, तो आप लोग कहिएगा कि एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम। क्या होता है बच्चों, एक कूलाम बराबर होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम होता है। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। और इसका देखो अन्य मात्रक भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, एक मात्रक इसका और होता है, लिख लीजिए। एक मात्रक EMU, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो, क्या होता है, मैग्नेटिक। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट है। क्या होता है, मैग्नेटिक यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में कोई संबंध पूछे, क्या पूछे, यानी किसमें, EMU व कूलाम में संबंध कोई पूछे, कूलाम में संबंध अगर कोई पूछे तो आप लोग जवाब देना, यानी तो आप लोग जवाब देना एक कूलाम बराबर होता है, क्या होता है, एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है बच्चों। क्लियर, कितना होता है, एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट होता है। इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ और बताना मुझे। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, क्या होते हैं, इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। अन्य मात्रक में जैसे क्या होता है, अन्य मात्रक में आप लोग लिख लीजिएगा, अन्य मात्रक, इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। जैसे क्या होता है, क्या होता है, एक पिको, एक पिको, एक पिको बराबर होता है 10 की घाते -12, और एक नैनो, एक नैनो बराबर 10 की घाते -9, और एक मिली लीटर बराबर होता है 10 की घाते -3, और इसको कहते हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं पिको। क्या कहते हैं, पिको। एक पिको बराबर 10 की घाते -12, एक नैनोमीटर बराबर होता है, ये नैनो है, एक नैनोमीटर बराबर 10 की घाते -9, और एक मिलीलीटर बराबर होता है 10 की घाते -3, और एक माइक्रो, एक क्या है, माइक्रो, यहाँ लिख लीजिएगा, या माइक्रान होता है, एक माइक्रान बराबर 10 की घाते -6। ठीक है, एक किसी भी यूनिट में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग कह सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि एक पिको कूलाम बराबर हो जाएगा 10 की घाते -12 कूलाम। अगर कोई पूछे एक नैनो कूलाम बराबर 10 की घाते -9 कूलाम, और आप लोगों से पूछे एक मिलीलीटर बराबर होता है, यानी एक मिलीलीटर बराबर होता है, क्या होता है, कूलाम बराबर 10 की घाते -3 कूलाम, और एक माइक्रान बराबर, एक माइक्रो कूलाम बराबर होगा 10 की घाते -6। क्लियर, मुझे आप लोग फिर समझ लीजिए, आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, यानी Q बराबर IT आप लोग समझते हो, एम्पियर गुणे सेकंड या कूलाम कह सकते हो, और इसका CGS मात्रक स्टेट कूलाम और या स्थायी कूलाम। और अगर कूलाम और स्टेट कूलाम में आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग कहिएगा एक कूलाम बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 स्टेट कूलाम। इसका आगे आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं आगे समझाऊंगा। और आगे अन्य मात्रक किसका होता है, EMU। तो EMU और कूलाम में अगर कोई संबंध पूछता है तो आप लोग बताइएगा, एक कूलाम बराबर 1/10 EMU। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे पिको, नैनो, मिली, माइक्रान, ये सब भी मात्रक होते, यूज होता है जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न जब हल करोगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। क्लियर, आप लोगों को
समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपका प्रोत्साहन ही हमारे लिए एनर्जी है, हमारे लिए ऊर्जा है। ठीक है? धन्यवाद।